आरआरबी एनटीपीसी 2019 लेवल 6 के सीबीटी 2 में किस तरीके का रीजनिंग पूछा गया था, उस रीजनिंग में से कुछ बेहतरीन सवालों को मैंने पिक किया हुआ है। यही सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2019 लेवल 6 के सीबीटी 2 में पूछा गया है, जिनको आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट इस तरह के सवालों को देख करके घबरा जाते हैं कि ये तो काफी बड़ा सवाल है, इनको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर इन सवालों को सॉल्व करने का टेक्निक आपको पता चल जाएगा तो बस आप समझोगे कि ये बहुत ही इजी सवाल है। क्योंकि जब मैं आईबीपीएस की प्रिपरेशन करता था तो इससे बड़े बड़े सवाल पूछे जाते थे, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, पजल के क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वो बनाने आ गया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, अगर नहीं बनाने आया तो वो सवाल आपके लिए मुश्किल बन जाता है। और एक बात का ध्यान रहे कि अगर आपको रैंक बनाना है, टॉप करना है, तो इस तरीके के सवाल को आपको सॉल्व करने आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो इन सवालों को सॉल्व करना सीखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इन सवालों को जब आप एक बार इनका पैटर्न समझ लीजिएगा या ये किस तरीके से सॉल्व होते हैं तो आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो आज के इस क्लास में मैं इस तरीके के सवाल को सॉल्व करूंगा। क्लास को शुरू करने से पहले आप सबसे कुछ कहना चाहूंगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस को, क्लास को अपलोड करते रहता हूं, और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और उन कैंडिडेट तक भी शेयर कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। तो एक बार पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बट आपको एक बार में पढ़ के समझ लेना है। 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 भुजाओं के मध्य सभी का मुख केंद्र की ओर है। एस यू के ठीक बाएं बैठा है, यू टी के ठीक बाएं बैठा है, टी भुजाओं के मध्य में किसी एक पर बैठा है, आर यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पी भी और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, डब्ल्यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कोनों पर बैठा है? ऑप्शन है भी आर क्यू। तो इस क्वेश्चन को बनाना है। ये एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि 8 आदमी हैं और ये एक स्क्वायर टाइप के टेबल पर बैठे हैं और सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। कुछ सवालों में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 4 लोग जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेंटर की तरफ और जो मिडिल में बैठे हैं वो सेंटर से बाहर देख रहे हैं। लेकिन इस सवाल में क्या है कि सभी लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो ये आसान बन जाता है सॉल्व करना। अगर सेंटर के बाहर और सेंटर की तरफ दोनों तरफ होंगे तो उनके लिए फिगर का डायग्राम अलग होगा और इस सवाल के लिए अलग होगा। तो सबसे पहले हमें पॉसिबिलिटी चेक करना होता है कि हमें कौन से पॉइंट से पिक करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप किसी भी लाइन को पिक करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो राइट अप्रोच नहीं होता है। राइट अप्रोच वो होता है कि हमें फिक्स डेफिनिट पॉइंट को पिक करके उससे रिलेट करा के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। अभी मैं यहाँ पे एक ही डायग्राम बनाया हूं, अगर आवश्यकता पड़ेगा तो 2 डायग्राम भी बना सकता हूं, डिपेंड अपॉन कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। 8 आदमी बैठे हुए हैं तो 8 आदमी मैंने यहाँ पे 4 मिडिल में और 4 कॉर्नर पे। आप देख पा रहे होंगे जो कॉर्नर सभी लोगों का जो इसमें फेस है सेंटर की ओर है, तो सेंटर की ओर मैंने ऐसे कर दिया। आपको समझ लेना है कि ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें किस लाइन से शुरू करना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमें किस लाइन से शुरुआत करना है। तो पहला चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि एस यू के ठीक बाएं बैठा है, यानी कि हमें क्लियरली ये नहीं पता चल गया कि एस यू के ठीक बाएं बैठेगा, लेकिन कहां बैठेगा, तो इस लाइन को छोड़ देना है। यू टी के ठीक बाएं बैठा है, इसमें भी ये क्लियरली आइडिया नहीं पता चल पाएगा कि आखिर जो ये यू है टी के ठीक बाएं कहां बैठेगा। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यानी कि आप कहीं भी इधर बैठा सकते हो। आई थिंक यहाँ पे विजिबल होगा ना? हाँ। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन कि टी भुजाओं के मध्य में किसी एक पर बैठा है। यहाँ पे एक डेफिनिट लाइन मिल गया,
कि टी मिडिल में बैठा है, तो मिडिल में हम कहीं भी बैठा सकते हैं। मान लीजिए मैंने टी को यहाँ बैठा दिया मिडिल में, आप टी को यहाँ पे भी बैठा सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं भी बैठाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम नेक्स्ट टी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू टी के ठीक बाएं बैठा है, तो जो लाइन हो गया मैं उसको कट कर दे रहा हूं। यू टी के ठीक बाएं बैठा है तो यू यहाँ पे बैठ जाएगा, और एस यू के ठीक बाएं बैठा है, इस लाइन को भी हमने कट कर दिया और इस लाइन को भी कट कर दिया। एस यू के ठीक बाएं बैठा है यानी कि एस यहाँ पे बैठ जाएगा। आई थिंक कि आप समझ पाए होंगे। पहला लाइन था कि टी भुजाओं के मध्य में किसी एक पर बैठा है, तो मैंने टी को भुजाओं के मध्य में बैठा दिया। यू टी के ठीक बाएं बैठा है, तो यहाँ पे यू टी के ठीक बाएं बैठा है, लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे क्योंकि ये सेंटर की तरफ देख रहा है। एस यू के ठीक बाएं बैठा है, तो इस यू के ठीक बाएं मैंने एस को बैठा दिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आर यू के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, तो आर यू के दाएं, तो यू के दाएं 1 2 3 यानी कि आर यहाँ पे बैठेगा। आप समझ पाए होंगे। इस लाइन को भी मैंने कट कर दिया यानी कि ये सारे लाइन कंप्लीट हो गए। पी भी और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो पी भी और आर का निकटतम पड़ोसी कैसे हो पाएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पी भी और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो आर यहाँ पे है तो भी हम यहाँ पे नहीं कर सकते, तभी हमें यहाँ पे पी करना पड़ेगा क्योंकि पी भी और आर का निकटतम पड़ोसी है। इस केस में आर यहाँ पे है तो हमें भी यहाँ पे करना होगा और पी यहाँ पे, तभी पी भी और आर का निकटतम पड़ोसी हो पाएगा। अब ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि डब्ल्यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डब्ल्यू टी के पास नहीं होगा यानी कि डब्ल्यू यहाँ पे नहीं होगा, तो डब्ल्यू यहाँ पे होगा। और एक रिमेनिंग कौन सा बच रहा है, क्यू बच रहा है, तो क्यू यहाँ हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोनों पर बैठा है, भी आर क्यू, तो भी यहाँ पे बीच में बैठा है, आर भी यहाँ पे बीच में बैठा है, लेकिन क्यू कोनों पर बैठा है, तो इसका राइट आंसर क्यू हो जाएगा। आई थिंक कि आप इसको समझे होंगे। एक बार आप इस टाइप के पैटर्न को समझ लेते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बनाना बहुत आसान हो पाता है, और यहाँ से आप मेरिट में रैंक अच्छा बना सकते हो। और अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बॉक्स टाइप का अरेंजमेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 5 बॉक्स के एल एम एन ओ जिन्हें एक के ऊपर रखा गया है। बॉक्स एम को एन के ऊपर रखा गया है, बॉक्स एन को के ऊपर रखा गया है, बॉक्स एल को ओ के नीचे रखा गया है, बॉक्स ओ को के नीचे रखा गया है। सबसे नीचे बॉक्स कौन है, तो हमें 5 बॉक्स है तो 5 जगह, यहाँ पे 5 बॉक्स है तो मैंने 5 बॉक्स बना लिया, 5 बॉक्स के लिए प्लेस ऑलरेडी बना लिया। 5 ही होंगे ना क्योंकि क्वेश्चन में 5 है। बॉक्स एम को एन के ऊपर रखा गया है, तो एम कहीं भी एन के ऊपर हो सकता है, अभी मेरे को क्लियर आइडिया नहीं पता चल गया। और एन को के ऊपर रखा गया है, यानी कि देखिए एम एन के ऊपर है और एन के ऊपर है, तो ऐसे हो सकता है क्या, एम एन के ऊपर है और एन के ऊपर है। यहाँ पे भी एम एन के ऊपर होगा और एन के ऊपर होगा। एक पॉसिबिलिटी और बन जाएगी, एम एन के ऊपर होगा और एन के ऊपर होगा, यानी कि हमारे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटी बन गई। यानी कि कभी कभी हमें पॉसिबिलिटी बना के लेके चलना होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा और फिर समझ में नहीं आता है कि हमने कहाँ पे मिस्टेक किया। अब देखिएगा बॉक्स एल को ओ के नीचे रखा गया है, तो अब एक ही प्लेस इस वाले कंडीशन में बचता है कि ओ को, बॉक्स एल को ओ के नीचे रखा गया है, तो बॉक्स एल को ओ के नीचे, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी बचता है। और इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि एल को ओ के नीचे कैसे हो पाएगा। अगर ठीक नीचे कहीं कहीं ये भी लैंग्वेज बोल देता है कि ठीक नीचे, तो यहाँ पे अगर हम करके देख भी लेते हैं कि बॉक्स एल को ओ के नीचे रखा गया है, तो एल ये है तो ओ यहाँ पे रख लेते हैं, एल ओ के नीचे। हालांकि ये क्वेश्चन में क्लियर रहता है कि ठीक नीचे और नीचे दोनों में डिफरेंस होता है। बॉक्स ओ को के नीचे रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स ओ को के नीचे रखा गया है, तो इस वाले में तो ये तो गलत हो जाएगा, बॉक्स ओ के नीचे होगा ही नहीं। इस वाले में भी ये गलत हो जाएगा क्योंकि ओ के नीचे, सॉरी इस वाले में भी गलत हो जाएगा क्योंकि ओ के नीचे आएगा ही नहीं। लेकिन इस वाले में आप देख पा रहे होंगे कि ओ के नीचे है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हमारी सही है और यही हमारा राइट आंसर है। तो कई बार क्या होता है कि चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं बेहतर तरीके से,
और हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है। लेकिन रीजनिंग में आसान क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो सीटिंग अरेंजमेंट टाइप के होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, उनमें बहुत सारे एस्पिरेंट उन क्वेश्चन को देख करके घबरा जाते हैं कि वो कैसे बनेगा। यकीन मानिए, मैं भी जिस दिन तक ये मानता था कि ये सब टाइप के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, मेरे लिए वाकई में डिफ़िकल्ट था। लेकिन जिस दिन से मैंने मानना शुरू कर दिया कि ये सब सवाल तो आसान होते हैं और मैं इनको एग्जाम में बनाऊंगा, और वहाँ से मेरा रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट पजल सही होते गया। और एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये भी था कि जब मैं IBPS की प्रिपरेशन करता था तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने करी हुई थी, सीटिंग अरेंजमेंट की, पजल की। वहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे सीटिंग अरेंजमेंट के। तो एक बात का ध्यान रहे कि आपको मेरिट में जाना है, आपको रैंक बनाना है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बनाने सीखने होंगे। सीखने से ही आएगा ना। ऐसा थोड़े है कि सबको सब कुछ आता है, मेरे को भी सब कुछ नहीं आता है, बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे उनको भी नहीं आता है। लेकिन जो एस्पिरेंट सीखने में विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं, वो धीरे धीरे बेटरमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। और आई होप कि आप सबने आज के क्लास से बहुत ही कुछ सीखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और उन एस्पिरेंट तक भी शेयर करना जिन्हें आवश्यकता हो। और आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट जरूर कर देना, ट्राई करूंगा आंसर देने का।